नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबर के साथ। उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर जहां एक और सरकार के बेहतर व्यवस्थाएं देने के दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं विपक्ष ने यात्रा व्यवस्थाओं पर जमकर सवाल खड़े कर सरकार और बीजेपी की घेराबंदी जो है वो करनी शुरू कर दी है। साथ ही यात्रा में पहुंच रहे श्रद्धालुओं के भी व्यवस्थाओं के लगातार सोशल मीडिया पर वीडियोज भी वायरल हो रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर तारीफ के कसीदे पड़ रही है। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार चारों धामों में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। यात्रा व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए उत्तराखंड सरकार के बेहतर प्रबंध किए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी चारों धामों में हुए पुनर्निर्माण कार्य से यात्रा व्यवस्थाएं पहले से बेहतर हुई हैं। साथ ही बीजेपी महामंत्री आदित्य कोठारी का विपक्ष और सोशल मीडिया पर अव्यवस्थाओं के वायरल हो रहे वीडियो को देखकर बयान देते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं के कारण कुछ अव्यवस्थाएं जरूर हो रही हैं, लेकिन हमारी सरकार के प्रयास से प्रशासन उन सभी दिक्कतों को दूर करने में जुटा हुआ है। अभी तक चारों धामों में 31 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है और ऑफलाइन भी पंजीकरण हुए हैं। पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री चारों धामों के दर्शन करेंगे और जैसा श्री केदारनाथ जी में, श्री बद्रीनाथ जी में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो मास्टर प्लान के तहत वहाँ डेवलपमेंट किया जा रहा है, उसके तहत सड़कों में भी सुधार हुआ है, पैदल मार्गों में भी सुधार हुआ है और धीरे धीरे आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के प्रयासों से जो वहाँ दर्शन आदि की व्यवस्थाएं हैं, अन्य तरह की सुविधाएं हैं, उनमें भी बढ़ावा हो रहा है। और प्रारंभिक दौर में एक स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी मात्रा में जब तीर्थयात्री आएंगे, थोड़ा बहुत कुछ असुविधाएं रहती हैं, जिनको धीरे धीरे हमारी प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा व्यवस्थित रूप दिया जा रहा है और आगे की जो यात्रा रहेगी निश्चित रूप से व्यवस्थित तरीके से और सुगमता के साथ में तीर्थयात्री दर्शन करेंगे, ऐसा विश्वास। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित मेरे साथ जुड़ गए हैं। पवन, जिस तरीके से जो यात्रा को लेकर तमाम तरह की जो बातें हो रही हैं, सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, तो विपक्ष जो है जमकर सरकार को घेरने का काम करे। क्या कुछ हकीकत, क्या कुछ सच्चाई और यात्रा किस तरीके से चल रही है? बिल्कुल, आपको बता दें क्योंकि 10 तारीख से चारों धामों की यात्रा की विधिवत शुरुआत हो गई थी। जैसे ही केदारनाथ बाबा के कपाट खुले, चार धाम की यात्रा की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसके शुभारंभ के मौके पर मौजूद रहे और तब से लेकर के अब तक के अगर 5-6 दिन की अगर बात की जाए तो अभी तक लगभग 2.5 से 3 लाख लोग श्रद्धालु जो है अभी चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं और अभी तक जो पंजीकरण है वो अभी तक लगभग 30 लाख श्रद्धालुओं ने कर दिया है। हालांकि यात्रा व्यवस्थाओं को देखते हुए प्रशासन की ओर से जो जितनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जो अव्यवस्थाओं के संबंधित जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो समाचार पत्रों में खबरें छप रही हैं, इसके साथ ही जो कुछ विपक्ष के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इन सभी का संज्ञान लेते हुए कल गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यात्रा व्यवस्थाओं के बारे में मीडिया को ब्रीफ किया है और सभी जो जरूरी प्रबंध सरकार के द्वारा किए गए उन सभी के बारे में विधिवत जानकारी भी दी है। साथ ही साथ उन्होंने जो सभी तीर्थयात्रियों से ये अनुरोध भी किया है, देशवासियों से भी अनुरोध किया है कि कोई भी श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा ना करे और कोई भी श्रद्धालु जिस दिन के लिए उनका स्लॉट बुक है, जिस दिन के लिए दर्शन के लिए उनको टाइम मिला है, समय मिला है, उसी समय पर अपने निश्चित समय पर जाएं, समय से पहले ना जाएं, ताकि वहां पर व्यवस्थाएं उनको बेहतर मिल सके। इसके साथ ही मुख्य सचिव के द्वारा सभी राज्यों के मुख्य सचिव को एक पत्र भी लिखा गया है कि कोई भी श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा और ना जिस करे, तरीके से ये भी साफ तौर पर सामने आ रहा है कि जो डेट श्रद्धालु ने बुक करी थी वहां पर दर्शन करने के लिए, उसके पहले ही लोग पहुंच गए, तो ये भी क्या एक बड़ा कारण माना जाए कि जो ये जिनकी जानकारी नहीं है वो लोग भी पहुंच रहे हैं समय से पहले, तो ये जाहिर तौर पर जो एक बड़ा कारण अव्यवस्थाओं का बन रहा है, क्योंकि सरकार ने पूरी व्यवस्था की है जो डेली के हिसाब से लोग आएंगे, लेकिन जिस तरीके से जिनकी तिथि बाद में है वो भी पहले दर्शन करने पहुंचे, तो ऐसे में तो हौच पौच की जो स्थिति है वो जाहिर तौर पर जरूर बनेगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो क्षमता है सभी धामों में दर्शन करने के लिए, जो तीर्थयात्रियों की क्षमता है, चाहे वो रहने की हो, चाहे वो दर्शन करने की हो, चाहे वो आवागमन की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको लेकर के है,
तो उससे अधिक मात्रा में वहां पर एकदम से अचानक जैसे रजिस्ट्रेशन कराया है और सभी तीर्थ यात्री वहां पर अचानक पहुंच गए। तो इतनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंचे उसके कारण बड़ा लंबा लंबा जाम भी लग रहा है, लंबी प्रतीक्षा भी दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु है उनको करनी पड़ रही है। इसके साथ ही जो प्रशासन है उसको भी वहां पर सारी चीजें कंट्रोल करने में कहीं न कहीं मशक्कत करनी पड़ रही है। यही वजह है जो अव्यवस्थाओं से संबंधित जो सवाल उठ रहे हैं उनका मुख्य कारण यही है कि जो श्रद्धालु जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था वो अपने रजिस्ट्रेशन के तय समय से पहले और तय तिथि से पहले वहां पर पहुंचे हैं। इसी लेकिन ऐसे में पवन सवाल तो फिर राज्य सरकार पर भी, हाँ बिल्कुल, ऐसे में पवन ये जाहिर तौर पर एक जो है इसकी वजह से जरूर ये लगातार जो ऊपरदोपी का माहौल हो रहा है, लेकिन ये सवाल उठना भी राज्य सरकार पर निश्चित जाहिर है, क्योंकि इतनी बड़ी अगर कोई चारधाम की यात्रा है, अगर हम पिछले बार की बात करें तो 50 लाख से ज्यादा जो है श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। तो नहीं लगता कि सरकार को इसके लिए पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि इतनी बड़ी चारधाम की यात्रा लोगों का जिस तरीके से रुख अब जो है चारधाम यात्रा को लेकर बढ़ने लगा है, तो कहीं ना कहीं सरकार को अपनी तैयारी तो पहले से करके रखनी थी ना। क्या ये सवाल गलत है कि विपक्ष जो है गलत सवाल उठा रहा है क्या सरकार पर? बिल्कुल सही है, क्योंकि विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना और व्यवस्थाओं को बेहतर करवाने में अपना सहयोग करना। तो उसी अनुसार विपक्ष के द्वारा भी तमाम जो सवाल उठाए गए हैं, जाहिर सी बात है सरकार को इन सभी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन सरकार का जो मंशा थी, जो सरकार का अनुमान था, जो सर्वे की रिपोर्ट थी, उसके आधार पर ऐसा माना जा रहा था। पिछली बार 56,000 जो श्रद्धालु उत्तराखंड में सभी चारों धामों में यात्रा करने के लिए आए थे। इस बार का अनुमान था कि 65 से 70 लाख के आसपास यहाँ पर श्रद्धालु इस बार आ सकते हैं। लेकिन जब ठीक 20 दिन पहले ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की गई थी, तो रजिस्ट्रेशन ही अभी तक लगभग 30 लाख के हो चुके हैं। और वो भी जिस तिथि के लिए, जिस श्रद्धालु का दर्शन के लिए स्लॉट बुक था, और उससे पहले ही अचानक बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे। तो ये सबसे बड़ा जो अव्यवस्थाओं का कारण है, वो तय समय से पहले पहुंचना और अचानक सभी श्रद्धालु पहले दर्शन पाने के लालसा में जिस तरह से वो उत्तराखंड का रुख किया है, उससे कहीं न कहीं अव्यवस्थाएं फैली हैं। हालांकि अब इस पर प्रशासन की ओर से सभी धामों में नोडल अफसर तैनात किए गए हैं। व्यवस्थाओं को सुचारू और व्यवस्थित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम भी कल यमुनोत्री गंगोत्री पहुंच करके उत्तरकाशी में उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठकें की हैं। सारी यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के उन्होंने मॉनिटरिंग की है। जगह जगह जो श्रद्धालु हैं उनसे भी फीडबैक भी लिया है, ताकि उस सकारात्मक फीडबैक को कैसे प्रभावी किया जा सके। हालांकि सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि व्यवस्थाएं कैसे बेहतर की जाए, लेकिन विपक्ष भी अब सवाल उठा रहा है। हाँ बिल्कुल, ऐसे में अब राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती की कैसे सुचारू रूप से जो इस चारधाम यात्रा को व्यवस्थित ढंग से जो है पूरा कराया जाए। बहुत शुक्रिया आपका पवन, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। एसटीएफ ने हरिद्वार में एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। वहीं एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने ठगी के लिए कुल 11 लोगों की टीम बनाई है, जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां देकर देश भर से ठगी की जाती थी। ये गिरोह क्रेडिट कार्ड बनवाने का लालच देकर ठगी करता था। मूल रूप से शामली के रहने वाले आरोपी के खाते में कुल 70 लाख रुपए का लेन देन मिला। एसटीएफ ने उसके पास से 25,000 रुपए भी बरामद किए। आरोपी को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। सेंटर रावली महमूद जनपद हरिद्वार में कार्य कर रहा था। इसमें जो मास्टरमाइंड था विपिन पाल, इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अन्य साथियों की जानकारी प्राप्त हुई है। जो इंटरोगेशन में सामने आया है कि ये लोग क्रेडिट कार्ड के नाम पर लोगों को कॉल करते थे कि हम आपको क्रेडिट कार्ड किसी बैंक का ऑफर करना चाहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको मिलेगा। और उसके बाद में उनको एंगेज करके उनको एक फिशिंग लिंक भेजा जाता था, और जो विक्टिम है वो जब उस लिंक पर क्लिक करता था तो उसके फ़ोन की एक्सेस इन फ्रॉडस्टर्स के पास में पहुंच जाती थी, और उसके बाद में ये उसके बैंक खाते का, उसके यूपीआई ऐप का एक्सेस लेकर अपने खातों में पैसे ट्रांसफ़र कर लेते थे। पिछले 7-8 महीने से जो इनसे पूछताछ में आया कि 7-8 महीने से इस तरह का गैंग चल रहा था और लाखों करोड़ों रुपए की इनके द्वारा अभी तक धोखाधड़ी की गई है। कल घटनास्थल से बड़ी संख्या में मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड्स, बैंक अकाउंट की पासबुक्स, पीओएस मशीन बरामद हुई हैं। साथ ही कुछ रजिस्टर्स भी बरामद हुए हैं जिनमें कि लेन देन का पूरा हिसाब लिखा हुआ है। अभी तक की जो विवेचना में जितनी भी चीज़ें सामने आई हैं, जो बैंक अकाउंट्स
और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हरिद्वार से मेरे सहयोगी इंतजार रजा मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। इंतजार, क्या कुछ पूरा मामला फर्जी तरीके से जो है कॉल सेंटर चलाया जा रहा था, क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए बता दूं आपको, हरिद्वार में एक फर्जी कॉल सेंटर का यहाँ खुलासा किया गया, इसका भंडाफोड़ यहाँ पर किया गया है और एसटीएफ उत्तराखंड के द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई है। मैं बता दूं आपको, एसटीएफ ने हरिद्वार में एक फर्जी कॉल सेंटर का यहाँ पर भंडाफोड़ किया है, जिसमें करीब 11 लोगों की टीमों को यहाँ पर लगाया गया था और इसको लेकर जो सरगना है वो शामली का रहने वाला यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके खाते में करीब 70 लाख रुपए का जो लेन देन है वो यहाँ पर मिला है और एसटीएफ ने उनके पास से करीब 25,000 रुपए जो है नकद यहाँ पर बरामद किए गए। वहीं मैं जानकारी आपको बता दूं कि जिस तरीके से एसटीएफ के जो एसएसपी हैं आयुष अग्रवाल, उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय के i40 पोर्टल से यहाँ पर जानकारी साझा की गई थी कि देश भर में जो जिस तरह की जो धोखाधड़ी की घटनाएं हो रही हैं, तो करीब 22 घटनाओं को इस गिरोह ने जो देश भर में यहाँ पर घटित किया था। और ये जो कॉल सेंटर है ये हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र के रावली महदूद में चलाया जा रहा था, जिस पर एसटीएफ के इंस्पेक्टर यशपाल सिंह बिष्ट ने टीम बनाकर की जांच पड़ताल की। तो इस टीम को यहाँ पर गिरफ्तार यहाँ पर किया गया है, जिसके पास से करीब यहाँ डेबिट कार्ड, पीएसओ मशीन, रजिस्टर, चेकबुक और अन्य जो सामग्री है वो यहाँ पर बरामद की गई है। और इसको लेकर तो ऐसे में इंतजार, ये कब से जो है फर्जी कॉल सेंटर जो हरिद्वार में चल रहा था, क्यों नहीं प्रशासन की इस पर नजर पड़ी? और ऐसे न जाने कितने फर्जी कॉल सेंटर हैं जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनकी जेबों से जो है पैसे ले रहे हैं, उनके पे जेब कट रही है। तो ऐसे न जाने कितने कॉल सेंटर हरिद्वार में या अन्य जगह पर है। ऐसे में जिला प्रशासन की इस पर क्या कार्यप्रणाली, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर इस तरह के किसी जिले में काम हो रहा है तो वो जिला प्रशासन की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जानकारी साझा की गई है कि देश भर में करीब 22 घटनाएं घटित की गई थी, जिसको लेकर एसटीएफ उत्तराखंड को जो गृह मंत्रालय की ओर से i40 पोर्टल पर जानकारी दी गई थी कि जो ये 22 घटनाओं को घटित करने वाला जो कॉल सेंटर है ये हरिद्वार से संचालित हो रहा है और हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र के रावली महदूद के एक मकान में संचालित हो रहा था, जहां एसटीएफ के जो एसएसपी हैं आयुष अग्रवाल, उनकी निर्देशन में टीम जो यशपाल सिंह विशेष इंस्पेक्टर की टीम के द्वारा यहाँ छापेमारी की गई और इसका जो गिरोह का जो सरगना है शामली का रहने वाला बताया जा रहा है, उसको यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। और बता दूं कि हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में पैसा जमा किया गया था, ट्रांसफर यहाँ पर किया गया था, जिसको यहाँ सिडकुल पुलिस के और रावली महदूद ने छापा मारा है। और जो रावली महदूद है यहीं से इस जो फर्जी कॉल सेंटर का जो सरगना है और शामली का जिस पर रहना बताया जा रहा है, इसको यहीं से गिरफ्तार किया गया है और एसटीएफ के द्वारा ये प्रभावी खुलासा यहाँ पर किया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो हरिद्वार में आपको बताएं कि फर्जी कॉल सेंटर का जो है खुलासा हुआ है, भंडाफोड़ हुआ। हालांकि अब जो है जिला प्रशासन जो है इस पर पूरी कार्रवाई कर रहा है। और इसी के साथ यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के उधमसिंह नगर में स्थित पंतनगर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। एयरपोर्ट प्रशासन को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और इसकी सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस प्रशासन, डॉग स्क्वाड की टीम और बम निरोधक दस्ते के साथ मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद एयरपोर्ट परिसर की जाँच की जा रही है। आसपास के इलाकों में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। सभी जवानों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। अब पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। ये एक थ्रेट कॉल आया था पर जिसमें पंतनगर जो एयरपोर्ट के डायरेक्टर साहब हैं उनकी तरफ से तहरीर हमें प्राप्त हुई है, तो सुसंगत धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। साथ ही जो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं उनको हमने बीफ अप कर दिया है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं और हमने एक्सेस कंट्रोल वहाँ पर टाइट कर दिया है और लगातार हम लोग एयर स्ट्राइक भी करा रहे हैं। कुछ एडिशनल केवल ये है कि जो डिलाइटिंग पॉइंट जो तो था जहाँ पर यात्री अपनी गाड़ियों से उतर के आगे एयरपोर्ट की तरफ प्रोसीड करते थे, उसको हमने थोड़ा सा उसमें डिस्टेंस बढ़ाया है, जो कि सिक्योरिटी के दृष्टिगत किया है। बाकी वहाँ पर जो लोग नहीं, जो काफ़ी जो वीक लोग हैं या एजेड हैं, उनके लिए व्हीलचेयर इत्यादि की व्यवस्था है और बैगेज की भी व्यवस्था कराई है ताकि उनको भी कम से कम असुविधा हो। बट ये थोड़ा एक्सेस कंट्रोल के लिए हम लोगों ने थोड़ा अरेंजमेंट्स में चेंज किया। मुकदमा दर्ज किया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अजहर मलिक मेरे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। अजहर, क्या कुछ पूरा मामला, हालांकि मुकदमा दर्ज किया गया है, क्या कुछ पूरा मामला जानकारी मिल रही है इसको लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से उधमसिंह नगर में एयरपोर्ट उड़ाने का ईमेल मिला है और जिसके बाद काफी हड़कंप प्रशासन में देखने को मिला। प्रशासन द्वारा लगातार टीमों का गठन कर दिया गया है और बारीकी से इस मामले पर जांच की जा रही है। लगातार प्रशासन द्वारा निरंतर किया जा रहा है और इस तरीके के मामले प्रदेश के साथ साथ अन्य पड़ोसी राज्य हमारे उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके के मामले सामने आए थे, जिसको लेकर प्रशासन इसको बड़ी गंभीरता से लेता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी कुछ भी इस तरीके का इनपुट हाथ में नहीं लगा है कि जिस तरीके से कि मेल करने वाले को या फिर किस तरीके का मेल था, कुछ भी इनपुट अभी प्रशासन के हाथ में नहीं लगा। फिलहाल प्रशासन द्वारा टीमों का गठन करके मामले की छानबीन कराई जा रही है। जी, सुरक्षा व्यवस्था हालांकि बढ़ा दी गई है। ऐसे में क्या पता चला है कि कहां पर किसने ये बम रखा था, क्यों, किस मंशा से? हालांकि एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, क्या ऐसे कोई साक्ष्य मिल पा रहे हैं क्या? जी बिल्कुल नहीं, अभी इस तरीके का कोई भी साक्ष्य नहीं मिल पाया। अगर मिले भी हैं तो अभी कहीं ना कहीं मामले को छुपाया जा रहा है। मीडिया से आने का कोई गोपनीय विभाग द्वारा अलर्ट कर दिया गया। गोपनीय विभाग इस मामले पर बारीकी से छानबीन कर रहे हैं। मेल कहां से की गई है, उसका आईपी एड्रेस ट्रैक करना, फिंगरप्रिंट एड्रेस ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है और जैसे ही कुछ सामने आता, प्रशासन का कहना है कि जल्दी हम इसका बहुत जल्द खुलासा करेंगे। चलिए, फिलहाल जो है इस पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है, लेकिन जिस तरीके से ये जो धमकी मिली है, ऐसे में अजहर, स्थानीय जो प्रशासन है वो क्या कुछ कह रहा है? क्या कोई शक, किसी की साजिश की कोई आशंका, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये दरअसल डराने के लिए कोई किसी अराजक तत्वों की तरफ से इस तरह की कुछ हरकत की हो? जी बिल्कुल, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि किस तरीके से ये मामला किस तरफ जाता है। क्या वास्तव में किसी ने एक मजाक किया है प्रशासन के साथ, या फिर वास्तव में कुछ एक हथकंडा है, या फिर कुछ बड़ी ताकतें इसके साथ हैं कि जिस तरीके से एक उत्तराखंड के शांत वातावरण को खराब करने की कोशिश की जा रही है या सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये तो जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। फिलहाल अभी तक कुछ ऐसा इनपुट हाथ नहीं लगा है कि जिसके आधार पर कुछ भी कहा जा सकता है कि एक मात्र मजाक था या फिर एक सीरियस था, या प्रशासन की एक बड़ी नाकामी थी कि कितना माफिया राज इतना हावी हो गया कि अब मेलों के माध्यम से प्रशासन को चैलेंज कर दिया जाता है, धमकियां दी जा रही हैं। तो कैसे धमकी दी गई है? क्या किसी चिट्ठी के जरिए अजहर, या फिर किसी ईमेल के जरिए? जी बिल्कुल, जिस ग्रुप ने भी या फिर किसी व्यक्ति ने भी इसमें धमकी दी है, तो कहीं ना कहीं सोशल साइट का इसका इस्तेमाल किया गया है। ईमेल के माध्यम से धमकी दी गई है, डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से इस तरीके से, ताकि धमकी देने वाले के हाथ प्रशासन के हाथ धमकी देने वाले तक नहीं पहुंच पाए और वो आजाद रहे। लेकिन कहीं ना कहीं एक कहावत भी सुनी होगी कि जुर्म के रास्ते कितने भी मकबली क्यों ना हो, अंत जेल की काल कोठरी में होता है। इसका भी अंत यही होना है कि प्रशासन धमकी देने वाले के गिरफ्तार तक पहुंच जाएगा और उन्हें गिरफ्तार कर देगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अजहर, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।
उत्तराखंड में निकाय चुनाव जल्द ही जो है होने वाले हैं, इसका बुगुल बच चुका है और जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी गुणा भाग करनी शुरू कर दी है। विरोधियों को धूल चटाने के लिए सियासी बिसात बिछानी भी अब शुरू हो गई है। आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोरों शोरों पर दिख रही हैं, लेकिन उत्तराखंड के काशीपुर की मेयर की सीट जीतना कांग्रेसियों के लिए लोहे के चने चबाने के बराबर हो गया है, क्योंकि कभी हाईकमान का प्रत्याशियों को लेकर गलत चयन तो कभी कांग्रेस की आपसी गुटबाजी ही कांग्रेस को शिकस्त देती रही है। लेकिन इस बार कांग्रेस की आपसी गुटबाजी खत्म कर दी गई है। ऐसे में हाईकमान सही प्रत्याशी का चयन कर बार बार जीतने का भाजपा को तिलिस्म जो है उसका तोड़ सकती है। ऐसे में कांग्रेसी के दावेदारों की लिस्ट फिर से लंबी होती जा रही है, लेकिन मेयर प्रत्याशी के दमदार दावेदारों के कुछ ही नाम जो है अब सामने आ रहे हैं। हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा के पूर्व विधायक रविदासाचार्य सुरेश राठौर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में वो एक महिला के बाल संवारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसके बाद गाड़ी को भी पुलिस ने सीज किया है। थाना मुनिकी रेती के प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने बताया कि वाहन पर विधायक लिखा हुआ था, जबकि सुरेश राठौर पूर्व विधायक हैं, वो वाहन में मौजूद नहीं थे। जो लोग वाहन में थे वो उनके परिजन बताए जा रहे हैं। वाहन को सीज कर दिया गया है। वहीं बुधवार को पूरे दिन पूर्व विधायक के वायरल वीडियो को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि ये महिला कोई अभिनेत्री है। महिला वीडियो बनाते हुए उनका मजाक भी उड़ाती हुई दिखाई पड़ रही है। डोईवाला में एक पर्दे की दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली थी कि एक पास का एक शूज स्टोर भी चपेट में आ गया। आग लगने से दुकान का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के लिए पहुंच गई है। फायर ब्रिगेड के वाहनों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। दुकान की ऊपरी मंजिल में आग बुझाने दी गई। शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण माना जा रहा है। देहरादून स्थित मीडिया सेंटर में गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने चारधाम यात्रा को लेकर पत्रकार वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि अभी 26,73,519 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, जिनमें से 2,74,000 श्रद्धालु दर्शन भी कर चुके हैं। साथ ही हरिद्वार ऋषिकेश में ऑफलाइन पंजीकरण की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि इस बार यात्रा में पिछली बार की तुलना में करीब 2 गुना अधिक श्रद्धालु आ रहे हैं, जिसके चलते यात्रा में अधिक दबाव बढ़ा है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की अधिक संख्या का ये भी कारण है कि जिन श्रद्धालुओं की दर्शन तिथि दूर है वो भी उस तिथि से पूर्व दर्शन कर रहे हैं। ऐसे में अब चेकिंग भी की जाएगी। साथ ही साथ श्रद्धालुओं से ये अनुरोध भी किया जा रहा है कि अपने दर्शन की तिथि पर ही दर्शन करने के लिए पहुंचे। टोटल रजिस्ट्रेशन 14/5/2024 यानी कल तक 26,73,519 यात्रियों ने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया है। अगर हम धाम वाइज देखें तो यमुनोत्री में 4,21,366 यात्रियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है। 4,21,366। यमुनोत्री में 4,78,576। बद्रीनाथ जी में 9,07,007। केदारनाथ जी में 8,13,558 और हेमकुंड साहब में 59,312। हेमकुंड साहब के कपाट आगे खुलेंगे अभी। टोटल 26,73,519 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। जो ऑनलाइन के अलावा हम लोगों ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था की थी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का ये बड़ा स्पष्ट संदेश है कि यात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ हमें ये भी सुनिश्चित करना है कि जो यात्री जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या किन्हीं कारणों से अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, तो उनको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा हरिद्वार और ऋषिकेश के काउंटर्स पर दी गई थी। और ये रजिस्ट्रेशन 8 तारीख से प्रारंभ हुआ था और 14 तारीख तक कुल मिलाकर ऋषिकेश में 76,120 और हरिद्वार में 66,251, कुल मिलाकर 1,42,641 हमारे ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। अगर हम दर्शन की बात करें तो यमुनोत्री धाम में अब तक 10 तारीख से लेकर आज की तारीख तक लगभग 59,158 यात्रियों ने अभी तक दर्शन का लाभ प्राप्त किया है। गंगोत्री धाम में 51,378, केदारनाथ जी में 1,26,306 और बद्रीनाथ धाम चूँकि 12 तारीख को ही खुला था तो वहाँ 39,574,
तो कुल मिलाकर 2,76,416 यात्रियों ने अभी तक यहाँ पर दर्शन प्राप्त कर लीजिए। पौड़ी में एक बार फिर से वनाग्नि की घटनाएं बढ़ने लगी हैं, लेकिन इस बार एनडीआरएफ ने वनकर्मियों के साथ वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए दरअसल मोर्चा संभाल लिया है। दरअसल बीते दिनों हुए बारिश के बाद कुछ दिनों भले ही वनाग्नि की घटनाएं थमी हो, लेकिन एक बार फिर मौसम शुष्क होने के बाद फिर से पौड़ी के जंगल वनाग्नि से सुलगने लगे हैं। अदवानी के जंगल आग जो है बेकाबू होती हुई दिखाई पड़ रही है। कल रात में जो सैटेलाइट डेटा से हमको सूचना मिली थी, अदवानी नॉर्थ और अदवानी साउथ में 2 जगह लार्ज फॉरेस्ट फायर की हमारे पास सूचना आई थी। कल शाम के समय तमलाग में किसी ग्रामवासी द्वारा शरारती तत्व द्वारा अपने नाप खेतों में आग लगाई, जो उसने बृहद रूप धारण किया और जंगल की तरफ बढ़ गई है और रिजर्व फॉरेस्ट तक पहुंच गई है। उसके बाद तुरंत वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन आग बेकाबू होने के कारण हम लोगों को एनडीआरएफ को रोपिन करना पड़ा और उसके बाद जो है एनडीआरएफ को भी हम लोगों ने डायरेक्शंस दिए हैं और एनडीआरएफ से भी मदद ले रहे हैं। अभी वर्तमान में वन विभाग की टीम, एनडीआरएफ की टीम और हरिद्वार से जो वन विभाग की एक स्पेशल टीम हमारे पास आई है, उसको भी हम लोगों ने लगा दिया है और आग कंट्रोल करने का काम हम लोग कर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एमवी नेटवर्क। नमस्कार।